हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के प्रयोग की बात करेंगे और थॉर्नडाइक के नियम की बात करेंगे और इसी वीडियो में हम अधिगम संबंधी विकार की बात करेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो को आप बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपके 2 मार्क्स आज क्लियर हो जाएंगे। 2 मार्क्स पक्का आपका पेपर में फंसेगा अगर इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए साइकोलॉजी को कर रहे हैं शुरुआत। साइकोलॉजी का ये पार्ट 3 होने वाला है आज। तो जिन स्टूडेंटों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को प्ले लिस्ट पर जाके अवश्य देख लें। प्ले लिस्ट मैंने इसकी बना दी है साइकोलॉजी की, ठीक है। तो आप रोजाना प्ले लिस्ट को चेक करते रहिए। साइकोलॉजी के पार्ट वहीं पे पढ़ रहे हैं। जिस स्टूडेंट का कोई भी पार्ट छूट जाता है तो सीधे सीधे वो प्ले लिस्ट से जाके दोबारा से पढ़ सकता है। तो आज आपके 2 मार्क्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चलिए करते हैं शुरुआत। तो थोड़ा सा समझिए पहले। देखिए ये लिखा है आपका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का, ठीक है। सबसे पहले हम इसके प्रयोग की बात करेंगे। किसकी प्रयोग करेंगे? प्रयोग की बात करेंगे किसके? थॉर्नडाइक के। थॉर्नडाइक ने प्रयोग जो किया था वो एक भूखी बिल्ली पे किया था। किस पर? भूखी बिल्ली पे। बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, भूखी बिल्ली है और एक पिंजरे के अंदर बंद कर दी है, ठीक है। इस जो पिंजरा है, जो बॉक्स है, इसे पजल बॉक्स भी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? पजल बॉक्स। तो इसको ध्यान रखना। जो पिंजरा है आपका, जो बॉक्स है, इसे नाम दिया गया है, वो दिया गया है पजल बॉक्स, ठीक है। तो इस नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद क्या होता है समझिए। इसे थोड़ी स्टोरी के माध्यम से मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। देखिए, पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में थॉर्नडाइक जो है वो मछली का टुकड़ा रख देता है। ये जो पिंजरा है ना, इसके बाहर एक मछली का टुकड़ा रख देता है। किसका? मछली का टुकड़ा। ये मछली का टुकड़ा रख देता है पिंजरे के बाहर और पिंजरे के अंदर जो है वो भूखी बिल्ली को थॉर्नडाइक है वो बंद कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, देखिए, जो भूखी बिल्ली होती है वो पिंजरे के अंदर उछल कूद करने लगती है। क्यों करने लगती है? क्योंकि उसे पिंजरे के अंदर जब भूखी होती है तो उसे भोजन की तलाश होती है और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। फिर क्या होता है, जब वो भूखी बिल्ली जो होती है वो जब इधर उधर घूमने लगती है पिंजरे के अंदर, फिर क्या होता है कि पिंजरे के अंदर एक लीवर लगा होता है, एक बटन लगा होता है। कौन सा बटन? उसे बोलते हैं लीवर बटन। लीवर बोल सकते हो या बटन बोल सकते हो। इस पिंजरे के अंदर जब ज़्यादा उछल कूद करती है तो किसी कारणवश उसका जो पैर होता है वो इस लीवर पे पड़ जाता है, यानी कह सकते हो आप इस बटन पर पड़ जाता है। और बटन पे जैसे ही पैर पड़ता है तो इस पिंजरे का जो ये वाला दरवाज़ा है ये खुल जाता है और जो भूखी बिल्ली है वो आराम से बाहर निकल आती है। भूखी बिल्ली होती है वो बाहर निकल आती है और ये जो मछली का टुकड़ा रखा हुआ है उसे प्राप्त कर लेती है, ठीक है। तो प्राप्त करने के बाद क्या होता है, अनेक त्रुटिपूर्ण, यानी उसने कई बार अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास किए हैं और बिल्ली के लिए भोजन जो है, ये जो मछली का टुकड़ा जो है वो उद्दीपक का कार्य कर रहा है और उद्दीपक के कारण ही बिल्ली बार बार क्या कर रही है? प्रतिक्रिया कर रही है। उसने अनेक बार यानी अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार क्या हुआ भाई, संयोग बस से उसका जो पंजा था इस लीवर पे पड़ गया और लीवर दबने से पिंजरे का दरवाजा खुल गया और जब भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को खाकर अपनी भूख को बिल्कुल शांत कर लिया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया। बार बार दोहराने पर यह देखा गया कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में कम समय लगता गया। समय कितना लगा? कम समय लगता गया और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रकार की भूल किए एक ही प्रयास में दरवाजा खोलना सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। तो इस स्टोरी के माध्यम से इतनी बात आपको बतानी थी। अब चलते हैं वीडियो में आगे, समझते हैं इसके नियम को। चलिए, ये देखिए नियम है कुछ।
आप समझने की कोशिश करिए। देखो ये दिया है थॉर्नडाइक के नियम, तो इन्होंने कुल सीखने के 8 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 8 नियम। तो आपको ध्यान रखना है जो थॉर्नडाइक ने सीखने के टोटल 8 नियम दिए हैं, 8 नियम में 3 जो हैं वो प्रमुख हैं और 5 जो नियम हैं वो गौड़ है। तो कौन कौन से प्रमुख नियम हैं और कौन कौन से गौड़ नियम हैं, यही आपको मैं आज समझा रहा हूँ। यहाँ से आपका 1 मार्क्स तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुख्य नियम और गौड़ नियम के नाम पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होंगे, तभी आपका 1 मार्क्स है वो क्लियर हो पाएगा। जैसे जो मुख्य नियम है वो कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या प्रयास का नियम। ये 3 नियम हैं जो मुख्य नियम हैं। ये आपको 100% याद होने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो इन्हीं में से बनता है। ये जो 3 नियम हैं, 3 नियमों से ही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। आपसे पूछेगा कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम नहीं है। क्या पूछेगा? नहीं है। इसका मतलब एक तीनों ये दे देंगे, नियम दे देंगे पेपर में, और एक दूसरा दे देंगे, चौथा वाला जो विकल्प होगा वो दे देंगे। तो आपसे पूछेगा कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला आपको पहचानना है। तो ये तीनों आपको जब याद होंगे तभी आप नहीं वाला पहचान सकते हो। तो देखिए गौड़ नियम 3 ये हो गए आपके। और जब हम गौड़ नियम को पढ़ेंगे तो गौड़ नियम कौन कौन से हैं? पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम और चौथा है आत्मीकरण का नियम, 5वां है संबंधित परिवर्तन का नियम। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन नियमों के बारे में समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल इन नियमों को हम खोलने की कोशिश करेंगे और एक एक नियम को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं आगे। देखिए तत्परता का नियम को समझने की कोशिश करते हैं। हेडिंग है आपकी तत्परता का नियम, यानी ये मुख्य नियम है। देखो किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है। कोई भी कार्य है उसे करने के लिए व्यक्ति क्या रहता है? तत्पर रहता है, तो वो काम आसानी से कर पाएगा या तत्काल कर देगा। अगर हम एग्जाम्पल्स के बेस पे देखें तो देखो घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया तो जा सकता है, यानी घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया तो सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। ये तत्परता का नियम आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए आगे हम समझेंगे अभ्यास का नियम। तो इस अभ्यास के नियम को समझने की कोशिश करिए आप। अभ्यास का नियम करत करत अभ्यास ते जन्म तो हो तो सुजान। इसमें देखिए हम 2 प्रकार से इसमें समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है उपयोग का नियम और दूसरा पॉइंट होगा उसमें अनुप्रयोग का नियम। यानी यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है और जब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है। देखो उपयोग का नियम क्या कह रहा है, यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है और जब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है। यही अभ्यास का नियम है। इसके बाद आगे अगला पॉइंट इसका समझिए। अगला पॉइंट है अनुप्रयोग का नियम। तो अनुप्रयोग का नियम क्या है इसके शब्द सुनिए। यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है। तो इस प्रकार से मुख्य नियम थे, 2 हमने पढ़ लिए और तीसरा मुख्य नियम है प्रभाव या प्रयास का नियम। तो प्रभाव एवं प्रयास का नियम क्या कहता है समझो। यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है, यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे। बिल्कुल सही बात है। जब किसी कार्य को करने पे हमें संतोष प्राप्त होगा तभी हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, और यदि किसी कार्य को करने पर असंतोष होता है तो उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। यही है प्रभाव या प्रयास का नियम। तो मुख्य नियम हमने थॉर्नडाइक के तीनों पढ़ लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गौड़ नियम या सहायक नियम। तो चलते हैं आगे, समझिए आगे। देखिए गौड़ नियम में क्या है, पहला नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए। देखो कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है।
अगर आप किसी नए कार्यों को करोगे तो कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा, उसमें साथ ही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम करना होता है। ठीक है, भविष्य में काम लेता है, ये लिखा है। सेकंड पॉइंट है मनोवृत्ति का नियम। अब मनोवृत्ति का नियम देखिए, यहाँ पे थोड़ा ये हो गया है कि इसकी जो थ्योरी है मनोवृत्ति की वो नीचे चली गई है, और जो आंशिक नियम की जो थ्योरी है वो ऊपर वाला पॉइंट है, ये चला गया। ठीक है, तो मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है? किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से, मनोवृत्ति का मतलब होता है मन या मेहनत से करेंगे वैसे ही सफलता मिलेगी। क्लियर? जब आप मेहनत से तैयारी करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी। इसका कहने का मतलब ये था मनोवृत्ति का नियम। किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति या मन या मेहनत से करोगे तो वैसे ही आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट समझिए। चलिए अगला क्या था? अगला था आपका आंशिक क्रिया का नियम। तो आंशिक क्रिया का मैंने बताया था ये वाली थ्योरी है। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है, किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता अधिक मिलती है। एग्जाम्पल में सचिन तेंदुलकर, देखो छोटे छोटे टुकड़ों में कार्य करते हैं इन्हें, तो इन्हें सफलता अधिक मिलती है। मतलब छोटे छोटे कार्य का मतलब है जैसे सुबह मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना, दोपहर में प्रैक्टिस करना, इवनिंग में प्रैक्टिस करना है। इस प्रकार से जब आप करोगे तो आपको सफल होगे। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, मैं स्क्रीनशॉट का भी आपको मौका दूंगा, आप टेंशन ना लें, आप सिर्फ समझिए भी। चौथा जो पॉइंट है वो है आत्मीकरण का नियम। यदि मतलब कोई नया कार्य करने के लिए किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना आत्मीकरण का नियम कहलाता है। यानी कोई नया कार्य करने के लिए किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना ही आत्मीकरण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है पांचवा संबंधित परिवर्तन का नियम। तो संबंधित परिवर्तन का नियम क्या कहता है? क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है, क्या कहता है? क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे पावलाव का कुत्ता। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट का आपको पूरा मौका दिया जाएगा, पूरा चांस दिया जाएगा, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे समझिए थोड़े थॉर्नडाइक के सिद्धांत। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, या तो ऊपर से जो क्वेश्चन बन सकता है आपके नियम पूछ सकता है, और नहीं तो देखिए थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 नंबर का बन सकता है। तो समझो थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात करें तो सन 1913 की बात है, यूएसए में। बुक इनकी जो है, बुक तो पूछी नहीं जाती है लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको, इनकी बुक है एजुकेशन साइकोलॉजी। इन्होंने जो प्रयोग किया है वो करा है बिल्ली पर, और बिल्ली भी कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। जो उद्दीपक यानी स्टिमुलस का जो काम करा था वो था मांस का टुकड़ा, और मांस का टुकड़ा किसका रखा था? इन्होंने रखा था मछली के मांस के टुकड़े को रखा था पिंजड़े से बाहर, जो कि स्टिमुलस यानी उद्दीपक का कार्य कर रहा था। आगे समझिए इसमें, आगे देखिए ये सिद्धांत है। किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो सिद्धांत एवं उपनाम, कितने नामों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे बार बार चेंज करके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल ये 7 उपनाम हैं। इन 7 उपनाम को हर बार एग्जाम में चेंज करके पूछा जाता है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जैसे ऑप्शन में वो दे देगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक का है, और 3 अन्य सिद्धांत होंगे। तो आपको पता करना होगा प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो किसका है? थॉर्नडाइक का है। ये जो सभी सिद्धांत हैं ये थॉर्नडाइक के ही हैं। ठीक है, ये उपनाम है। तो सेकंड है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। तीसरा जो है वो है आवृत्ति यानी बार बार का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक का है। नेक्स्ट है उद्दीपक यानी स्टिमुलस, अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स यानी एसआर थ्योरी, इसे बोलते हैं हम एसआर थ्योरी। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध स्थापित करना, यह बोल सकते हो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। पांचवा है एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, इस नाम से भी कई बार क्वेश्चन आया है। छठा जो पॉइंट है वो है संबंधवाद का सिद्धांत, और सातवां है अधिगम का बंध सिद्धांत।
तो ये 7 सिद्धांत हैं, सातों सिद्धांत आपको 100% याद होने चाहिए, तब कहीं जाके आपका 1 मार्क्स क्लियर हो पाएगा। हर बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है और हर बार वो चेंज कर करके नाम पूछ लेता है, इसलिए आपको ये सातों पॉइंट हमेशा याद होने चाहिए। अब देखिए नोट करके एक बात लिखी गई है, उसको भी समझने की कोशिश करिए आप, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट का तो मैं आपको मौका दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें। नोट करके लिखा गया है, एक विशेष स्थिति यानी उद्दीपक, उद्दीपक को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस, होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या बोल सकते हो अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करती है। अब जल्दी से मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का चांस दे रहा हूँ, अब आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलते हैं आगे की ओर। अब थोड़े से पॉइंट और सीख लीजिए आप। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व, तो इस बात पे आप प्रकाश डालिए। देखिए क्या है, बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होता है। जो थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत है, इसका शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्व क्या है, उन्हें समझने की कोशिश आप कीजिए। तो जो थॉर्नडाइक के सीखने के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, इनका शैक्षिक महत्व क्या है समझो। देखो, बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए ये उपयोगी होता है। सेकंड पॉइंट है धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। तीसरा पॉइंट है सफलता के प्रति इसमें रुचि। चौथा पॉइंट है कार्य की धारणा जो होगी वो स्पष्ट होगी। शिक्षा के प्रति रुचि और गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए ये सिद्धांत उपयोगी हैं। अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास। तो इस प्रकार से जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आशा करता हूँ कि आपने थॉर्नडाइक का पूरा टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया होगा और आपके यहाँ से 1 से 2 मार्क्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो अगला टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। अगला टॉपिक है अधिगम संबंधी विकार। क्या है? अधिगम संबंधी विकार। जो अधिगम संबंधी विकार हैं, इनको आपको नहीं भूलना है। ये टेट और सीटेट के हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो अब मैं पढ़ाऊंगा वो आपको बिल्कुल ट्रिक से समझाऊंगा, आपके मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए, पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी करके आप जा सकते हैं। चलिए आगे समझिए। देखिए ये आ गए आपके अधिगम संबंधी विकार। मैं आपको स्क्रीनशॉट का पूरा चांस दूंगा, बस आप समझिए, पहले आप समझिए अच्छे से। देखिए अधिगम संबंधी विकार, इसका मतलब कह सकते हो रोग हैं ये। पहला पॉइंट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, अब यहाँ पे थोड़ा से समझने की बात कीजिए। देखो, जैसे कि आपको हाई स्कूल में सोशोलॉजी के पेपर में, एसएसटी के पेपर में एक ग्राफ मिला होगा। क्या मिला होगा? एक ग्राफ, ठीक है। अब आपको एक बात पता होगी, उस ग्राफ पे क्या करना होता है। वो ग्राफ आपको काय के लिए दिया जाता है? ग्राफ दिया जाता है लिखने के लिए। ग्राफ पे आप क्या लिखते हो? पेंसिल से ग्राफ पे लिखने का कार्य करते हो। तो देखो यहाँ डिस्ग्राफिया, ग्राफिया में आ रहा है ग्राफ शब्द। क्या आ रहा है? ग्राफ। और ग्राफ पे आप क्या करते हो? लिखते हो। तो लेखन संबंधी, जब भी पेपर में आपसे पूछे कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, तो आपके दिमाग में हमेशा बात आनी चाहिए, जो डिस्ग्राफिया है ग्राफ पे हम क्या करते हैं? ग्राफ पे सिर्फ और सिर्फ लिखने का कार्य करते हैं। तो ये पॉइंट तो आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। अब चलते हैं अगला, सेकंड समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, अब देखो यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे जो शब्द आ रहा है आपका वो आ रहा है डिसलेक्सिया। इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करेंगे। देखिए डिसलेक्सिया, अब डिसलेक्सिया में मैं अगर शब्द पकड़ूं, लेक्सिया में लेख, क्या पकड़ूं? लेख, क्योंकि और किसी भी इस विकार में लेख शब्द नहीं आएगा, सिर्फ डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया में ही लेख आएगा, ठीक है। अब आप बताओ, कोई भी लेख होगा तो लेख को आप क्या करोगे? लेख को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का काम करोगे। किसका काम करोगे? पढ़ने का। तो ये पठन और वाचन संबंधी विकार है। कौन सा? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में हमेशा ध्यान रखना, आपको दिख जाए लेख, तो लेख को हमने क्या करा था? लेख को हमेशा पढ़ा जाता है। लेख को क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। तो पढ़ने संबंधी है,
ठीक है। तो पठन एवं वाचन संबंधी ये विकार है डिसलेक्सिया। तो ये भी अच्छे से आपके समझ में आ चुका होगा। अगला समझते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला जो अधगम संबंधी विकार है वो है डिस्कैलकुलिया। क्या है? डिस्कैलकुलिया। अब देखो इसे भी आप बहुत अच्छे से याद करोगे और आराम से समझ भी जाओगे। देखो कैसे समझ जाओगे। इसमें आ रहा है कैकुलिया। क्या आ रहा है? कैकुलिया। ठीक है। अब अगर कैकुलिया को उसको मैं आपको ध्यान रखूं कैलकुलिया यानी कैलकुलस, कैलकुलस यानी किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करना, आपको ध्यान रखना है कैलकुलिया से कैलकुलेशन करना। अब आप बताओ भाई जो कैलकुलेशन है क्या है? कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन किस में करोगे आप? जाहिर सी बात है भाई मैथ में करोगे, गणित में करोगे हमेशा। तो जो कैलकुलेशन की जाती है वो किस में की जाती है? गणित में की जाती है। तो ये गणित संबंधी विकार है कैलकुलेशन, डिस्कैलकुलिया। ठीक है। तो अब आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे अच्छे से। कौन कौन से? देखो तीनों कौन कौन से थे विकार, एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। पहला था डिस्ग्राफिया, दूसरा था डिसलेक्सिया, तीसरा था डिस्कैलकुलिया। ये तीनों आपको याद हो गए होंगे। ठीक है। अब समझो आप अगला जो है चौथा वो है डिस्प्रैक्सिया। क्या है? डिस्प्रैक्सिया। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी भाई। देखो लेखन संबंधी विकार है, यानी एक बच्चा है उसमें लिखने में भी कमी है, पढ़ने में भी कमी है और गणित में भी उसके अंदर कमी है। यानी वो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता और गणित की कैलकुलेशन भी नहीं कर सकता। तो अब बताओ वो बच्चा कैसा होगा? वो बच्चा कैसा होगा? तो जाहिर सी बात है वो बच्चा कैसा होगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करना है। देखिए इसमें लिखा है डिस्प्रैक्सिया, सही है। तो बच्चा बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डिप्रेशन। ठीक है। आप इसे ध्यान रखोगे, बच्चा काय में आ जाता है? डिप्रेशन में आ जाता है। ठीक है। तो जिस बच्चे के अंदर क्या हो, लेखन संबंधी विकार हो और पढ़ने संबंधी विकार हो, गणित संबंधी विकार हो, तो वो बच्चे के अंदर क्या जाता है? वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन शब्द से आपको ध्यान रखना है डिस्प्रैक्सिया। क्या ध्यान रखना है? डिस्प्रैक्सिया। ठीक है। डिस्प्रैक्सिया। अगला है अप्रैक्सिया। क्या है? अप्रैक्सिया। तो अप्रैक्सिया है चलने फिरने से संबंधित। नेक्स्ट है अफेजिया। तो जो अफेजिया शब्द है आपका, ये आपका भाषा से संबंधित। ठीक है। जो अफेजिया शब्द है ये किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित। और अप्रैक्सिया किससे संबंधित है? चलने फिरने से संबंधित है। डिस्प्रैक्सिया लेखन वाचन गणित संबंधी विकार है। अब देखिए मैं आपको ये एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इनमें से कौन कौन से हैं जो आपको नहीं भूलना है कभी भी। तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये चारों पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये दो बार जो है 5वां 6ठा नंबर पे जो विकार है ये थोड़ा कम पूछा जाता है। तो ये चार तो आपको 100% याद होने चाहिए। अब आपको पूरा चांस दे रहा हूँ, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और अपने आप इसके नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िए। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।